हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय एम पटेल पे। तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की डिफिनीशन पढ़ा था और उसके बाद मैंने मैट्रिक्स का 2 टाइप्स आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे टाइप बाकी हैं, मैट्रिक्स से बहुत सारा इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, तो वीडियो अभी बाकी है, इंट्रोडक्शन वीडियो भी बाकी है। तो हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। मैट्रिक्स के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए क्या है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको बताऊंगा, इसलिए आप बने रहें और ध्यान से समझे। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, सही ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है वो होता है आपका वर्ग आव्यूह। क्या होता है? वर्ग आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। पहले सबका नाम जान लेते हैं, उसके बाद सबका डिफिनीशन जान लेंगे, सबके टाइप्स जान लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्षैतिज आव्यूह। याद रखेंगे आयताकार आव्यूह भी होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं। क्षैतिज आव्यूह, क्योंकि क्षैतिज आव्यूह जो होता है वो आयताकार का ही रूप होता है, और आपका जो ये उदग्र आव्यूह होता है वो भी आयताकार आव्यूह का ही एक रूप होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। थर्ड होता है आपका उदग्र आव्यूह। क्या? उदग्र आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, सही है। इसके बाद होता है आपका पंक्ति आव्यूह। क्या होता है? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इसके बाद आपका आता है स्तंभ आव्यूह। क्या आता है? स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, सही है। इसके बाद आपका आता है विकर्ण आव्यूह। क्या आता है? विकर्ण आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा, सही ना। डायगोनल मैट्रिक्स याद रखेंगे। जो विकर्ण आव्यूह है वो एक तरह से वर्ग आव्यूह का ही रूप होता है, जो मैं आपको सब बारी बारी से जब मैं इसका डिटेल्स करूंगा तो बताऊंगा, सही है। इसके बाद आपका आता है शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स नंबर 6, 7। इसका आपका आता है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, सही है। स्केलर मैट्रिक्स ये जितने हैं लगभग सभी के सभी वर्ग आव्यूह के ही एक टाइप्स होते हैं, सही है ना।
इसका आपका आता है तत्समक अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। इसके बाद आपका होता है उच्च त्रिभुजाकार अवयव, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10 नंबर होता है आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है। तो अब देखिए क्या था अवयव के प्रकार। तो अवयव जो होता है, सबसे पहला अवयव होता है वर्ग अवयव, दूसरा होता है आपका क्षैतिज अवयव, तीसरा होता है उदग्र अवयव, चौथा होता है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, और पांचवा होता है स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, छठा नंबरिंग गलत हुआ है यहाँ पे, 6 नंबर जो होता है ये होता है आपका विकर्ण अवयव, 7 नंबर जो होता है वो आपका शून्य अवयव। शून्य अवयव को रिक्त अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त अवयव भी बोलते हैं, यानी कि नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका 8 नंबर पे आएगा अदिश अवयव, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। 9 नंबर पे आपका होगा तत्समक अवयव या इकाई अवयव, इसको इकाई भी बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 10 नंबर में आपका आएगा उच्च त्रिभुजाकार अवयव, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फाइनली 11 नंबर पे आएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। सही है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे सबको। तो आप पहले अपना हेडिंग दीजिए वर्ग अवयव। क्या दीजिएगा हेडिंग? वर्ग अवयव, यानी कि समझिए वर्ग अवयव। ये देखिए पूरी तरह से जो आपका अवयव का टाइप्स होता है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो उसके क्या बोलते हैं नंबर, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या पे, यानी कि पंक्ति नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पे। ठीक है। यानी कि लगभग जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं कि आपके रो और कॉलम पे डिपेंड करते हैं। दूसरा होता है जो डिपेंड करता है किस पे, यानी कि जीरो डायगोनल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायगोनल पे। यानी कि 2 ही चीज़ें होती हैं पूरे मैट्रिक्स के टाइप्स में। एक या तो वो अपने रो और कॉलम पर डिपेंड करेगा या वो अपने डायगोनल पर डिपेंड करेगा। सही ना। तो जो सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है आपका वर्ग अवयव, यानी कि देखिए आप समझिए पहले वर्ग का मतलब होता है क्या? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स हम लोग पढ़े और मैट्रिक्स में लंबाई चौड़ाई नहीं होता बल्कि पंक्ति और स्तंभ होता है। यानी कि जिस मैट्रिक्स का पंक्ति और स्तंभ दोनों के दोनों बराबर हो, क्या हो? जिस अवयव के पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ग अवयव। क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। आपको पता है कि रो का जो ये नोटेशन होता है वो बड़ा स्मॉल m होता है, और जो आपका कॉलम का नोटेशन होता है वो n होता है। यानी कि m बराबर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? m बराबर n। क्या होना चाहिए? m बराबर n। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। अगर a बराबर क्या हो 1 2 5 4, देखिए यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 रो हैं। और कितने कॉलम? 1 2, यानी कि रो भी 2 और कॉलम भी 2, यानी कि ये क्या हो गया? 2 बाई 2 हो गया ना। यानी कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। यानी कि इसमें m बराबर n होता है। क्या होता है? m बराबर n। सही है। याद रखेंगे। एक और एग्जाम्पल 2 या 1, ये भी एक क्या है? वर्ग अवयव है। क्या है ये भी एक वर्ग अवयव। याद रखेंगे 2 भी क्या है? एक वर्ग अवयव है। सही है ना। क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम है, यानी कि जो अकेला 2 है वो 1 रो और 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 क्या है? 2 एक वर्ग अवयव है। सही है ना। इसके अलावा कोई भी नंबर रहता, 6 10 कुछ भी रहता, सिंगल नंबर रहता तो वो वर्ग अवयव होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या अगला है आपका क्षैतिज अवयव। क्या है? क्षैतिज अवयव। यानी कि क्षैतिज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्या? जैसे कि आपका क्षितिज के साथ पड़ा हुआ, यानी कि जैसे क्या देखिए 2 ही चीज़ें होती है,
एक या तो ऐसे आपके ये जैसे मान लीजिए आपका ये धरती हो गया तो धरती के साथ ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। और दूसरा ऐसे खड़ा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदग्र बोलते हैं। तो अगर वो क्या है कि उसकी रो मतलब पंक्ति की संख्या कम हो, क्या हो, पंक्ति की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा आपका क्षैतिज अभिहु। क्या हो जाएगा, क्षैतिज अभिहु। सही है, यानी कि रो के नंबर कम हो और कॉलम के नंबर ज़्यादा हो तो मुझसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज अभिहु। यानी कि m का मान कम, यानी कि m कम होना चाहिए और n ज़्यादा होना चाहिए। सही है, याद रखेंगे। क्षैतिज अभिहु में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या कम होती है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5 7। देखिए यहाँ कितनी पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति। अगर पंक्ति और स्तंभ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, एक दो, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, दो बाई तीन। देखिए तो यहाँ पे दो यानी कि पंक्ति जो पहले होता है वो पंक्ति होता है, जो बाद में होता है वो स्तंभ होता है। यानी कि दो पंक्ति हो गई तो पंक्ति की संख्या कम, स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि यह एक क्षैतिज क्या है, अभिहु है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आयताकार अभिहु। क्या बोलते हैं, आयताकार अभिहु, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। अगला क्या है, उदग्र अभिहु, यानी कि अब ये क्या होगा, अब क्षैतिज के साथ ऐसे नहीं होगा, अब ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, ये जस्ट उल्टा होगा आपके क्षैतिज अभिहु का। याद रखेंगे, जो उदग्र अभिहु होता है वो बिल्कुल ही उल्टा होता है आपके क्षैतिज अभिहु का। तो यानी कि क्षैतिज अभिहु में क्या हुआ, उसको ध्यान से देखिए। क्षैतिज अभिहु में कहा गया कि पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें कहा जाएगा कि पंक्ति की संख्या ज्यादा और स्तंभ की संख्या कम होगी। आई बात समझ में। क्षैतिज में क्या था कि पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या ज्यादा थी। इसमें क्या होगा कि पंक्ति की संख्या ज्यादा और स्तंभ की संख्या कम होगी। आई बात समझ में। यानी कि जस्ट इसका उल्टा, यानी कि पंक्ति की संख्या ज्यादा और स्तंभ की संख्या कम होगी। सही है, ये देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, 1 2 2 0 3 1। कितने पंक्ति गिन लीजिए, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तो 3, एक स्तंभ दो स्तंभ। देखिए सही है ना। यानी कि किसी भी अभिहु में अगर पंक्ति की संख्या ज्यादा हो और स्तंभ की संख्या कम हो तो वह जब होगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, यानी कि उदग्र अभिहु होगा। सही है। और अगर किसी भी अभिहु में पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो तो जब होगा तो आपका क्या होगा, क्षैतिज अभिहु होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। दैट्स क्लियर, ओके। अगला क्या है हमारा, अगला है पंक्ति अभिहु। बहुत ही सिंपल, जैसे नाम है वैसे ही ये है। यानी कि एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहते हैं। क्या, एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहते हैं। क्या, एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहते हैं। यानी कि एक रो वाले मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। सही है, यानी कि इसमें एक के अलावा दूसरी पंक्ति नहीं आएगी। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे तो इसका क्या होता है, इसका जो संकेत होता है याद रखेंगे, इसको हम देखिए, पंक्ति क्लियर, पंक्ति कितनी होगी, एक होगी, पंक्ति कितनी होगी, एक। लेकिन स्तंभ कितना होगा ये क्लियर नहीं है। स्तंभ कितना भी हो सकता है, तो आपको स्तंभ के बारे में यानी कि कॉलम के बारे में नहीं सोचना है। आपको जब सोचना है तो अपनी पंक्ति के बारे में, यानी कि ये फिक्स है कि जब होगी तो पंक्ति एक होगी, यानी कि रो एक होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करते थे, रो को m से और कॉलम को n से, तो रो तो एक हो गया, लेकिन कॉलम की जगह पे क्या रहेगा, n रहेगा। याद रखेंगे, सही ना। यानी कि पंक्ति एक और स्तंभ जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखिए a इक्वल 1 2 3, सही ना। क्या बताया मैंने कि एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं।
यानी कि एक रो वाले मैट्रिक्स को। देखिए तो यहाँ पे कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, तो एक स्तंभ कितना, 1 2 3, यानी कि 1/3, सही ना। अब बस में एक और एग्जांपल देख लीजिए अगर देखना है आपको तो, b इक्वल 1 0 0 2 5। देखिए कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, स्तंभ कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि 1/5, सही है। कोई दिक्कत, क्या समझ में आया। एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहते हैं। ऐसे जस्ट इसका उल्टा है अब क्या, स्तंभ अभिहु। तो पंक्ति अभिहु मतलब एक पंक्ति, तो स्तंभ अभिहु मतलब एक स्तंभ, ये ना लॉजिक यूज करिए। पंक्ति अभिहु मतलब एक पंक्ति, स्तंभ अभिहु मतलब एक स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ वाले अभिहु को हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अभिहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्तंभ अभिहु बोलेंगे, सही है। एक स्तंभ वाले अभिहु को स्तंभ अभिहु कहते हैं। सब नोट करते रखेंगे, और जो मैं लिख रहा हूँ इससे जरूर, यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कॉपी लेंगे और इसे नोट करेंगे। क्या, एक स्तंभ वाले अभिहु को स्तंभ अभिहु, यानी कि एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं, सही है। यानी कि यहाँ पे क्या फिक्स हो गया, कॉलम फिक्स हो गया, लेकिन रो फिक्स नहीं। रो कितना भी होगा कोई मतलब नहीं है, रो बहुत सारा हो सकता है, कॉलम एक ही होगा। तो रो का क्या होता है नोटेशन, m। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका m क्लियर नहीं है, लेकिन कॉलम क्लियर है कि वो एक ही होगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि a इक्वल 1 2 4 0, देखिए एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, यानी कि 4 रो, और कॉलम एक कॉलम, 4 × 1। देखे ना, m क्लियर नहीं है ना, यानी कि वो ये क्लियर है। फिर देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, 1 0 0 0 0 2, काउंट करिए, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो, 6 × 1। क्लियर, इजी है ना, बोला ना बहुत इजी है, मैं बहुत इजी से समझाऊंगा ही आपको, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, समझते रहिए। इसके बाद आपका आता है, हाँ इसके बाद हमारा है विकर्ण अभिहु। तो मैंने क्या बताया कि मैं विकर्ण अभिहु, विकर्ण के बारे में बताऊंगा, यानी कि विकर्ण समझाऊंगा, सही ना। तो पहले हम देखते हैं विकर्ण क्या है, सही है। तो एक बात क्लियर जान लीजिए कि विकर्ण सभी अभिहु के नहीं होते हैं। विकर्ण सिर्फ और सिर्फ, यानी कि डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अभिहु के होते हैं, सही है। दिमाग में सेट रखिए इसको कि विकर्ण सभी अभिहु के नहीं होते हैं, यानी कि सभी मैट्रिक्स के विकर्ण नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ग अभिहु यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डायगोनल होते हैं। क्लियर, ये बात लिख लीजिए कि कभी भी आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, आपका ये रो मैट्रिक्स, आपका कॉलम मैट्रिक्स, इन सभी मैट्रिक्स के कभी भी डायगोनल नहीं होंगे। जब होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ग अभिहु यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या होगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण होगा। तो देखिए एक्चुअली में विकर्ण क्या है। जैसे सपोज कि यह एक वर्ग अभिहु है, 1 2 3 4 1 2 5 1 6, हो गया ना। तो देखिए यानी कि किसी भी अभिहु में उसके अपोजिट दो एंगल्स के थ्रू खींचा जाने वाला वह लाइन जो क्या कर दे, इसको सममित कर दे। सममित मतलब होता है सिमेट्रिकल, यानी कि जो सिमेट्रिकल एक्सिस होता है वही होता है आपका क्या, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। यानी कि जो आपका सममित अक्ष होता है वही क्या होता है, विकर्ण। तो यहाँ देखिए इसमें दो विकर्ण होते हैं, लेकिन दोनों को हम लोग नहीं एक को ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, यानी कि ये ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण या लीडिंग विकर्ण।
मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल। सही है, सही है ना, पकड़ लेंगे, पहचान जाएंगे। तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, A इक्वल 2 4 0 2। तो इसमें कौन है देख लीजिए यहाँ पे एकदम क्रॉस, ये क्या हो गया, ये आपका मुख्य विकर्ण यानी कि विकर्ण हो गया। सही ना। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए जो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि इसका डायगोनल कौन है। तो डायगोनल कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 2, ठीक है ना। देखिए 1 2 1 0 2 4 0 1 2 3 1 2 3 1 4 1 2 0। इसके डायगोनल्स आपको यानी कि विकर्ण बताना है। विकर्ण कैसे पहचानेंगे, तो हम तिरछे आपको जाना है। सही ना, आगे समझ में, यानी कि यही विकर्ण होता है। तो विकर्ण किस में होता है, विकर्ण सारे अभिहु में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, तो आपके वर्ग अभिहु में होते हैं। सही है। तो अब अगर आप विकर्ण समझ गए हैं तो अब हम लोग समझेंगे क्या, विकर्ण अभिहु को। किसको समझेंगे, विकर्ण अभिहु को। नोट करना तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या है हमारा विकर्ण अभिहु, यानी कि वैसा वर्ग अभिहु, ये सभी के सभी वर्ग अभिहु होते हैं। तो वैसा वर्ग अभिहु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त यानी कि विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एंट्रीज होंगे, एंट्रीज मतलब अवयव, जितने भी अवयव होंगे सभी के सभी शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य। वैसा अभिहु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण अभिहु। समझिए एक बार और, वैसा अभिहु, वैसा वर्ग अभिहु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अभिहु। सही है। देखिए यहाँ पे जैसे 1 ये 0 ये 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0 और यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए 3, 1 2 3 तो 3, 1 2 3। हाँ समझ में, यानी कि वैसा अभिहु, वैसा वर्ग अभिहु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अभिहु। क्या बोलेंगे, विकर्ण अभिहु। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, -1 0 0 2, ये भी क्या हो गया, विकर्ण अभिहु। क्या हो गया, ये विकर्ण अभिहु। सही है। चलिए, यानी कि आप समझ गए होंगे कि विकर्ण अभिहु क्या है। तो विकर्ण अभिहु एक्चुअली में वर्ग अभिहु ही होता है, लेकिन वर्ग अभिहु में क्या होता है कि वो सिर्फ अधिक मतलब आपको डिस्क्राइब नहीं करता अपने आप को, वो सिर्फ ये बताता है कि रो और कॉलम बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, विकर्ण अभिहु तभी होगा जब इसका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होंगे। सही ना। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला है शून्य अभिहु। क्या है, शून्य अभिहु। तो यानी कि देखिए शून्य अभिहु वर्ग अभिहु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिमाग में रखिए इस चीज़ को, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम आपको याद होना चाहिए कि शून्य अभिहु वर्ग अभिहु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या है उसकी डिफिनीशन, यानी कि वैसा अभिहु जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य मतलब शून्य, यानी कि नल मैट्रिक्स। सही है, यानी कि रिक्त अभिहु। वैसा अभिहु जिसके सभी के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम बोलते हैं शून्य अभिहु। क्या बोलते हैं, शून्य अभिहु। सही है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, A इक्वल 0 0 0 0 0 0। एक और देखिए एग्जांपल 0 0 0 0। सही ना। यहाँ देखिए 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 3 स्तंभ, यहाँ 1 2 पंक्ति 2 स्तंभ। देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका शून्य अभिहु वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देख लीजिए यहाँ पे। सही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं, कहीं लिखना होता है तो ऐसे 0,
कहीं भी जीरो लिखा हो तो समझिए कि वो शून्य मैट्रिक्स है। क्या है वो? शून्य मैट्रिक्स है। सही है ना। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस में यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 3, मतलब बता रहा है कि हम जीरो मैट्रिक्स हैं लेकिन 2/3 ऑर्डर के। कितने के? 2/3, यानी कि हमारी जो रो है वो 2 है और कॉलम है वो 3 है। सही है ना। ये देख लीजिए, ये उसका संकेत होता है। क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग सिंपली जीरो लिखकर इंडिकेट करते हैं। किसे लेकर? जीरो लिख। कहीं भी ऐसे जीरो लिखा हुआ है तो समझिएगा कि ये शून्य मैट्रिक्स है। सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सारे नोट करते चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, क्योंकि पॉइंट करेंगे तो ही कंसेप्ट, पॉइंट नोट करेंगे तभी आपके पास कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट इज पावर, और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर, नहीं कंसेप्ट क्लियर तो कुछ भी कर लो नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सही है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। सही है ना। यानी कि वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। क्लियर? वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो और उसके अतिरिक्त सारे अवयव शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। क्लियर? क्या ध्यान से, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो लेकिन उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, A = 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए 1 2 3 3। देखिए तो ये ना इसका मुख्य विकर्ण है, सभी के सभी समान है। एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल आपकी सोच सही है, यह एक जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन यह जीरो मैट्रिक्स डिफिनीशन को जरा ध्यान से देखिए, वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो और उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यहाँ देखिए, क्या 0 0 0 समान नहीं है? है ना। यानी कि 0 0 0 के समान होने के कारण और मुख्य विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयवों के समान होने के 0 होने के कारण यह क्या होगा? स्पेशल केस में आपका अदिश आव्यूह हो सकता है। क्या हो सकता है? अदिश आव्यूह हो सकता है। याद रखेंगे कि जो आपका शून्य आव्यूह होगा और वह वर्ग के रूप में होगा, वह स्पेशल केस में आपका अदिश आव्यूह होगा। याद रखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि स्पेशल केस, स्पेशल केस। सही है। यानी कि शून्य वर्ग आव्यूह, शून्य वर्ग आव्यूह विशेष परिस्थिति में अदिश आव्यूह हो सकता है। अदिश आव्यूह हो सकता है। याद रखेंगे। सही ना। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन क्या बोला? डिफिनीशन ने आपसे ये बोला कि वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और उसके अतिरिक्त सभी के सभी 0 हो। यानी देखिए 0 0 0 समान है कि नहीं? तो समान होने के कारण ये क्या हो सकता है? एक अदिश आव्यूह हो सकता है। सही है ना। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? एक शून्य आव्यूह है। सही है। ये मुझे आपको समझाना था। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला है तत्समक आव्यूह। क्या है? तत्समक आव्यूह। चलिए देखिए, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि इकाई। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक। यानी कि वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों और बाद बाकी सभी अवयव शून्य हों। सब सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दिमाग में सेट रखना है और कुछ नहीं करना है। वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, एक, और समान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक है ना, यूनिट एक हो
और उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो हम उसे बोलते हैं इकाई अभिहु या तत्समक अभिहु या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही ना। वैसा वर्ग अभिहु जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव एक हो, क्या हो, एक हो, और उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे हम बोलते हैं तत्समक अभिहु। क्लियर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, बहुत ही माइनर डिफरेंस है सब में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से और गौर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे a इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे यही ना इसका मुख्य विकर्ण है, लीडिंग डायगोनल है, ठीक है, सब में एक है। तो इसका नोटेशन क्या होता है, संकेत में इसको हम लिखते हैं संकेत यानी कि नोटेशन, संकेत यानी नोटेशन a बराबर i n। n जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, ठीक है ना। यानी क्या लिख सकते हैं इसको i3, ऐसे भी लिखा रहता है, सही ना। कोई दिक्कत, चलिए याद रखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट इसके बाद आपका है क्या, ऊंच त्रिभुजाकार अभिहु। क्या है, ऊंच त्रिभुजाकार अभिहु। ऊंच त्रिभुजाकार यानी कि आपके विकर्ण के ऊपर के सभी मान शून्य नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण के नीचे के सभी मान शून्य हो जाएंगे, ठीक। क्या, ऊंच त्रिभुजाकार अभिहु यानी कि विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। क्लियर। उसे हम क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अभिहु। क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अभिहु। मिटा दे इसको, नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे a इक्वल, ये भी एक वर्ग अभिहु होता है, 1 2 3 0 1 2 0 0 5। देखिए ये हुआ इसका मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो हो गए, लेकिन ऊपर के जीरो नहीं हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अभिहु। क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अभिहु, सही ना। इसके बाद क्या है आपका निम्न त्रिभुजाकार अभिहु। क्या है, निम्न त्रिभुजाकार अभिहु। तो निम्न त्रिभुजाकार जो अभिहु होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि इसमें क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो नहीं होंगे, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हो जाएंगे। सही है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 0 0 1 5 0 2 1 3। सही ना। ये क्या है, ये आपका निम्न त्रिभुजाकार अभिहु है, सही ना। मैंने आपको अभिहु के सारे प्रकार बता दिया। अब मैं इसमें से कुछ आपको नोट कराऊंगा, स्पेशल जो चीज़ें होती हैं, जो क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। और यहाँ देखिए, अब देखिए अदिश अभिहु के लिए कुछ कंडीशंस हैं, सही है। तो क्या लिख दें यहाँ पे, अदिश अभिहु के लिए, अदिश अभिहु के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अदिश अभिहु में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और बाद बाकी सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं, सही ना। यानी कि यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए, पंक्ति भी पहली, देखिए पहली पंक्ति अब पहला स्तंभ, तो A1 1 यानी कि 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A2 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 3 तीसरी पंक्ति 1 2 तीसरा स्तंभ, यानी कि A3 3। यानी क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो मान समान होगा, पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे तो मान समान होगा, पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे तो मान समान होगा। अब पंक्ति और स्तंभ अगर समान नहीं होंगे तो मान क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, पहली पंक्ति है 1 2, दूसरा स्तंभ यानी कि A1 2 0। देखा, यानी कि पंक्ति समान होगी तो मान क्या होगा, समान होगा, और अगर पंक्ति अलग होगी तो मान 0 होगा। तो यहाँ से क्या एक नियम बना, नियम ये बना कि
आई जे बराबर के मतलब कोई भी अचर संख्या, के बराबर अचर संख्या, अचर संख्या। तो क्या होगा, आई बराबर जे होगा, याद रखेंगे। अगर ए आई जे बराबर के हुआ इसका मतलब है कि आई और जे दोनों के दोनों बराबर होंगे। दूसरा कंडीशन देख लीजिए इसका, यदि ए आई जे बराबर 0 होगा तो इसका मतलब हुआ कि आई नॉट इक्वल टू जे है। समझ में आ रही बात, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अदिश अवयव के लिए, सही है ना। यानी कि कब ये बराबर होगा, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो क्या होगा, आपका एक अचर मान मिलेगा। लेकिन जब पंक्ति और आपके स्तंभ बराबर नहीं होंगे तो हर हाल में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। सही है। ऐसे हम लोग देखते हैं किसको, आपके तत्समक अवयव को, किसको, तत्समक अवयव को। सही है। देखिए यहाँ पे तत्समक अवयव के लिए, किसके लिए, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। तत्समक अवयव क्या होता है, ए बराबर, यानी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। तो देखिए इसको, ए क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11 बराबर 1। ये क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि A22 बराबर 1। ये क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि A33 बराबर 1। मतलब क्या कि यदि ए आई जे बराबर 1 कब होगा, जब आई बराबर जे होगा। आई समझ में, यानी कि ए आई जे बराबर 1 कब होगा, जब आई और जे दोनों के दोनों बराबर होंगे। लेकिन जब बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए आई जे बराबर 0 कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। सही है। यही मुझे सबको समझाना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये दोनों कंडीशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछा भी जाता है कि अदिश अवयव में अगर आई बराबर जे है तो क्या होगा। तो अगर आई बराबर जे है तो इसका मतलब है कि आपको अचर मान मिलेगा, कोई ना कोई अंक मिलेगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो आपको हर हाल में 0 मिलेगा। दूसरा तत्समक में क्या होता है कि अगर आई और जे बराबर होंगे तो आपको मान 1 मिलेगा, लेकिन अगर मान अलग होंगे तो आपको फिर 0 मिलेगा। सही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 12 की पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है।